नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप लोगों को जो क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो कहानी बताने जा रहा हूं, उस तरह की कहानियां आमतौर पर फॉरेन कंट्रीज से अक्सर देखने सुनने को मिलती है, क्योंकि वक्त के साथ वहाँ टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन हमसे शायद वो थोड़ा आगे हैं। और एडेप्टिबिलिटी जिसे कहते हैं, किसी नई तकनीक को सीखने और उसे इस्तेमाल करने के मामले में भी शायद वो हमसे थोड़ा सा आगे हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेक्नोलॉजी के सहारे केसेस जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। तो आज मैं आपको जो कहानी, जो वाकया सुनाने वाला हूँ, वो कुछ ऐसी ही है। आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है 14 अक्टूबर 2001 की। काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 24 साल पुरानी बात। और 14 अक्टूबर 2001 के दिन मुंबई के पास एक जगह है विरार, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी विरार में एक बड़ी घटना होती है। होता यूं है कि 56 साल के एक शख्स जिनका नाम मुहर्रम अली था, वो अपने घर से निकलते हैं विरार में। ये विरार के ही अरनाला शांतिनगर नाम के मोहल्ले में रहते थे, और निकलने के बाद कहीं जाने के लिए किसी रिक्शा वाले को आवाज़ देते हैं। ऐसे उत्तर भारत में और बहुत सारे राज्यों में रिक्शा जो है वो उस थ्री व्हीलर को कहते हैं जो साइकिल की तरह होता है, पैडलिंग करके रिक्शा वाला उसे चलाता है। अब तो बैटरी रिक्शा भी आ चुका है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में रिक्शा जो है वो ऑटो रिक्शा को कहते हैं। तो वहाँ एक रिक्शे वाले को वो आवाज़ देते हैं, ऑटो रिक्शा वाला रुकता है और वो किसी जगह के लिए कहते हैं मुहर्रम अली कि मुझे वहाँ जाना है। तो रिक्शा वाला रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है कि नहीं, वो नहीं जाएगा। इस पर मुहर्रम अली जो 56 साल के हैं, बुज़ुर्ग हैं तकरीबन, वो थोड़ा झुंझला जाते हैं और ऑटो रिक्शा वाले को डांटने फटकारने लगते हैं। ऑटो रिक्शा वाला 19 साल का एक नौजवान होता है। वो पलट के मुहर्रम अली को तीखे और कड़वे शब्द बोलता है। दोनों तरफ से कहासुनी होती है, और इसी कहासुनी में ऑटो रिक्शा वाला अचानक अपनी सीट से नीचे उतरता है और ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में कहीं उसने एक बड़ा सा चाकू छिपा कर रखा हुआ था। उस चाकू को वो निकालता है और सीधे मुहर्रम अली पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देता है। यह हमला बिल्कुल पब्लिक व्यू में होता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुहर्रम अली को कई चाकू मारे जाते हैं, और फिर वो ऑटो रिक्शा वाला जो है वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। आसपास के लोग जिस तरह भी रिएक्ट करते हैं, वो मुहर्रम अली को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। लहूलुहान मुहर्रम अली के पेट के निचले हिस्सों में कई चाकुओं के घाव थे। अस्पताल पहुंचाए जाने के बावजूद उनकी जान नहीं बचती है, क्योंकि कई इंटरनल और वाइटल ऑर्गन जो है उस तेज़धार चाकू के हमले में ज़ख्मी हो चुके थे और उनकी मौत हो जाती है। इसी के साथ पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज करती है। ऑटो रिक्शा वाले की पहचान भी हो जाती है, क्योंकि कई चश्मदीद वहाँ पर थे और कई लोगों ने इस वाक़ये को देखा था। नंबर से उसकी पहचान पता चलती है, और हर जगह ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो किसी न किसी लोकल स्टैंड से होते हुए वो चलते हैं। तो स्टैंड में पूछताछ की जाती है और उसकी पहचान होती है 19 साल के नौजवान हारून अली मुस्तकीम सैयद के तौर पर। ऑटो रिक्शा का नंबर मिल चुका है, ऑटो रिक्शा वाले की पहचान हो चुकी है, वो कहाँ रहता है इसके बारे में अब पुलिस पता करती है, तो पता चलता है कि वो विरार के इलाके में ही रहता है। पुलिस उसके उस कमरे तक भी पहुँचती है, मगर उस कमरे में हारून अली मुस्तकीम सैयद नहीं मिलता। ऐसे भी कत्ल करने के बाद कोई अपने ठिकाने पर कहाँ मिलता है, तो वो भी कैसे मिलता। तो इस मामले में पुलिस की छानबीन चलती रहती है और पुलिस जो है सैयद को ढूंढती रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें दिन, महीने, वक्त, साल सब गुजरता जाता है और मुलजिम का पता नहीं चलता। ये केस एक वैसे ही केस में कन्वर्ट हो जाता है, और सैयद के बारे में लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस कोई उसके बारे में ऐसी जानकारी नहीं जुटा पाती कि पुलिस उसे पकड़ सके। विरार में उसका जो घर था, वहाँ पर पुलिस कई बार छापेमारी करती है, नहीं मिलता। छानबीन के क्रम में कई सालों के बाद जाकर पता चलता है कि वो मूल रूप से उज्जैन नहीं, कन्नौज का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। तो पुलिस की एक टीम कन्नौज भी जाती है। कन्नौज में पता तो चलता है कि हाँ वो यहीं का रहने वाला है, लेकिन घर वालों की रडार से भी वो गायब है। यानी वो महाराष्ट्र में, विरार में या मुंबई में कहाँ रहता है, कन्नौज में उसके नाते रिश्तेदार भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते।
पुलिस इसी क्रम में जो तफ्तीश करती रहती है, तो चूंकि पहले उसका नाम पता ये सारी चीज़ें तो क्लियर थी, लेकिन कोई तस्वीर नहीं थी पुलिस के पास, तो जो चश्मदीदों ने देखा था उस हवाले से मुस्तकीम सैयद का एक स्केच पुलिस ड्रॉ करती है। और ये उसी वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, 2001-2002 की बात है। और स्केच ड्रॉ करके भी पुलिस उसे ढूंढती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो अनट्रेस्ड रहता है और थक हार करके पुलिस इस मामले में केस तो सुलझा लेती है, पूरी कहानी तो पता चल जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ओपन एंड शट केस है, कई लोगों की आंखों के सामने हत्या हुई है। तो इस मामले में पुलिस सीआरपीसी की धारा 299 के तहत चार्जशीट अदालत में दाखिल कर देती है। ये उन दीगर अनोखे मामलों में एक है जिसमें चार्जशीट दाखिल तो होती है, लेकिन मुलजिम का कोई पता ठिकाना नहीं होता है। अलबत्ता नाम पता उसका ज़रूर होता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती, एक बार भी गिरफ्तार नहीं कर पाती है। कुछ मामलों में होता है ना, गिरफ्तार कर लिया, बेल मिल गई, वो बेल जंप करके भाग गया, फिर वापस नहीं आया, ऐसे मामले होते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस एक बार भी उस तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन चार्जशीट दाखिल हो जाती है। कहने का मतलब ये कि तफ्तीश तकरीबन पूरी हो चुकी है, लेकिन इस तफ्तीश का नतीजा जो है वो शून्य है, सिफर है। वो इसलिए क्योंकि तफ्तीश तो हो गई, अब सज़ा किसे दिलाई जाए, मुकदमा किस पर चलाया जाए, वो बंदा ही नहीं है। तो पुलिस के लिए बड़ी नाकामी वाली बात है ये, और पूरे सिस्टम के लिए नाकामी है। लेकिन केस जो है यूं ही कोर्ट में धूल फांकता रहता है और ये मामला भी जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। बीच में कई बार अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाते। फाइनली मुंबई के पास जो मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस है, ये बेसिकली इतना लंबा चौड़ा नाम एक ज़िले का है और पुलिस ज़िला आप इसे कह सकते हैं। इस ज़िले की पुलिस जो है अपने इलाके के जो कोल्ड केसेस हैं, ऐसे मामले जो ठंडे बस्ते में चले गए हैं, उनको री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। और इसी री इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस को मुहर्रम अली के मर्डर केस के बारे में फिर से याद आती है, जानकारी मिलती है, और पुलिस मुहर्रम अली मर्डर केस की पूरी फाइल वो बाहर निकालती है, धूल झाड़े जाती है। झाड़ करके पूरी फाइल जो है किसी ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाती है कि पढ़ो, एक एक चीज़ जानकारी जुटाओ, ये बंदा अभी कहाँ हो सकता है, जो आरोपी है उसके बारे में ढूंढो। तो पुलिस की टीम इस काम में लगती है, मीरा भाईंदर विरार वसई विरार की पुलिस। और पुलिस को इसी क्रम में उस फाइल से वो पुराना स्केच जो 2001 या 2002 में बना था, वो अभी 2025 में इस वक्त हम लोग हैं, वो केस जो है वो तस्वीर स्केच वो पुलिस के हाथ लगता है। और उस स्केच के सहारे अब पुलिस नए सिरे से उसको ढूंढने का फैसला करती है। मगर दिक्कत यह है कि आज से तकरीबन 24 साल पहले जब उसका स्केच बनाया गया था, तब उसकी उम्र बमुश्किल 18-19 साल की थी, और आज उसकी उम्र देखा जाए तो 44 साल के आसपास होगी। तो इतने में तो इंसान का हुलिया काफ़ी बदल जाता है। मैं भी जब अपनी तस्वीर देखता हूँ 18-19 साल पहले की और अभी की, तो काफ़ी फ़र्क है। तो उसका भी हुलिया काफ़ी बदल चुका होता है। पुलिस सोचती है कि अब इस स्केच के सहारे जो है कैसे ढूंढा जा सकता है। तो पुलिस वाले जो है, चूँकि इस केस को क्रैक करने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और वो कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस को एक आइडिया आता है, क्यों नहीं उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए जिस टेक्नोलॉजी से एक इंसान आज से कई सालों बाद कैसा दिखता है ये पता चलता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब जानते हैं, इस तरह के कई सारे ऐप्स जो हैं आजकल सोशल मीडिया में मौजूद हैं, जिसमें और ख़ासकर एआई के ज़माने में तो और ज़्यादा हैंडी हो चुके हैं ये सारी चीज़ें, कि एक आदमी बचपन में कैसा दिखता होगा, किशोरावस्था में कैसा दिखेगा, जवानी में कैसा दिखेगा, उसके बाद कैसा दिखेगा, वो सारे स्टेजेस के हिसाब से 5-5, 10-10 सालों का फ़र्क जो है वो एजम्पशन के आधार पर वो ऐप डिज़ाइन करके बताता है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है फेस रिकॉग्निशन एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन और एज प्रोग्रेसर सॉफ्टवेयर है, पुलिस इस सॉफ्टवेयर का मदद लेने का फैसला करती है। और इस क्रम में पुलिस के पास तो तस्वीर भी नहीं है, वो स्केच है। उसी स्केच के सहारे, उसी स्केच को पुलिस इस सॉफ्टवेयर में डालती है और ये कमांड दिया जाता है कि 24 साल बाद ये बंदा, ये नौजवान अब कैसा दिख रहा होगा। तो उसी के मुताबिक एक स्केच जो है ये फेस रिकॉग्निशन एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करके बना करके देता है, जो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक हारून अली मुस्तकीम सैयद के मौजूदा लुक से मिलता जुलता है। और ये मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है और पुलिस को ये लगता है कि अब एक लेटेस्ट तस्वीर या लेटेस्ट स्केच हमारे पास है। इस स्केच के सहारे फिर से
इस बंदे को ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। पुलिस नए सिरे से लगती है। वसई विरार के इलाके में तो पुलिस को खैर इसका पता नहीं चल पाता है। पुलिस फिर से पहुंचती है कन्नौज और वो तस्वीरें दिखा दिखा कर, आप समझिए कि उस समय जो पुलिस का स्टाफ होगा और अब जो पुलिस के स्टाफ होंगे 24 साल बाद, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया होगा। आधे से ज़्यादा लोग तो ट्रांसफ़र हो गए होंगे, कहीं और चले गए होंगे। बिल्कुल नई की नई पौध होगी पुलिस वालों की। तो खैर पुलिस वाले 24 साल बाद जो नए पुलिस वाले हैं, नई टीम है, ये फिर से पहुंचते हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश और उसी तस्वीर के सहारे ढूंढते ढूंढते कन्नौज में वो उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं, उसके गांव तक पहुंचते हैं। गांव में नाते रिश्तेदार मिलते हैं, वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, बोलते हैं कि हाँ तस्वीर तो उसी के जैसी लग रही है, हारून अली मुस्तकीम सैयद के जैसी। तो पुलिस जब उसके बारे में जानकारी पूछती है तो ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। जब कत्ल करने के फ़ौरन बाद या उससे पहले भी उसके बारे में उसके घर वालों को और बाद के कई सालों तक उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी, तो अब इतने साल बाद 24 साल बाद ये कहाँ है, वहाँ के ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं बता पाते। लेकिन इत्तेफाक से गांव में मुस्तकीम सैयद की बहन पुलिस को मिलती है और इस बहन से जब पुलिस वाले बातचीत करते हैं तो बहन बताती है कि देखिए काफ़ी सालों से तो मेरी भी बात मुलाकात नहीं हुई है, स्केच भी जो आप लेकर आए हैं वो मेरे भाई से मिलती जुलती है, लेकिन मेरे पास एक नंबर है जिस पर मेरी बीच बीच में उससे बात होती है, मैं वो नंबर आपको दे सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। पुलिस वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू होता है। पुलिस फ़ौरन वो मोबाइल नंबर लेती है उसकी बहन से और फिर वहाँ से पुलिस रवाना हो जाती है और उस मोबाइल नंबर को पुलिस इंटरसेप्ट करने के लिए उसको ट्रेसिंग पे लगा दिया जाता है। और जब ट्रेसिंग में लगा दिया जाता है तो पुलिस को वो मोबाइल नंबर जो है मुंबई के पास में ही नज़र आता है। खेल देखिए कि ये बंदा इतना शातिर है कि इतने सालों में उसने अपने घर वालों को मुंबई के पास या जहाँ पर भी वो रहता है वसई विरार में, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई। यही वजह है कि ये केस अब तक अनसॉल्व्ड रहा था। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन को पुलिस लोकेशन के हिसाब से ट्रैक करने की कोशिश करती है तो उसका लोकेशन जो है वो तालासरी, पालघर इलाके में एक जगह है तालासरी, वहाँ पर मिलता है। अब पुलिस को लगता है कि वो इस मामले में मुलजिम के काफ़ी करीब है। पुलिस फाइनली उस लोकेशन के हिसाब से मुस्तकीम सैयद को ट्रैक करने में कामयाब होती है और ये कामयाबी मिलती है 24 सालों के बाद। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो अब भी विरार तो नहीं लेकिन वसई के इलाके में रहता है। नीलकंठ इंडस्ट्रियल एस्टेट वसई में उसकी रिहाइश है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है और पूछताछ में वो मानता है कि हाँ वो पहले ऑटो चलाया करता था और उस समय एक ऑटो वाले की उसने ऑटो वाले पर चाकुओं से हमला की थी जिससे उसकी मौत भी हो गई थी। उसे दिन, तारीख, चाकू मारने वाली वो जो घटना, सब कुछ याद था। तो पुलिस अब उसे गिरफ्तार करती है। अब उसकी उम्र 44 साल की है। 19 साल की उम्र में उसने हत्या की थी और इस तरह से एक ऐसा केस जो सॉल्व होकर भी अनसॉल्व्ड था, पुलिस ने पूरे केस को सुलझा लिया था, लेकिन जिस पर मुकदमा चलना था वही बंदा पुलिस को नहीं मिल रहा था, तो उस केस को फाइनली पुलिस सुलझाने में कामयाब होती है। इतने सालों के बाद फेस रिकॉग्निशन एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर के मदद से पुलिस जिस तरह से ये केस सुलझाती है वो अपने आप में एक उदाहरण है। मैंने विदेश का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि डीएनए टेक्नोलॉजी पहले तो थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और साइंटिस्ट जो है पुराने से पुराने मामलों के बारे में जानकारी देने लगे, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की पुलिस ने, मैंने ये देखा है कि डीएनए टेक्नोलॉजी के सहारे 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस को भी पुलिस ने सॉल्व किया है। और ऐसे कातिल जो समझ लीजिए कि अब गए तब गए वाले स्टेज में पहुंच गए हैं उम्र वाइज, उम्र के हिसाब से, तो वैसे कातिलों को भी पुलिस ने, अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के केसेस हमारे देश में थोड़ा कम देखने सुनने को मिलते हैं, तो मुझे ये केस अपने आप में काफ़ी यूनिक लगा, तो मैं फिर इसकी कहानी, इसके इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आप लोगों के लिए लेकर आया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 साल के बाद छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस ने डबल मर्डर का एक केस क्रैक किया और उसमें पुलिस ने एक डॉक्टर दंपति में सिर्फ पुरुष सदस्य यानी पति की हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि पत्नी की हत्या, जब तफ्तीश में सारी बातों का खुलासा हुआ तो पता चला कि पत्नी की हत्या खुद डॉक्टर ने ही की थी।
तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसे छत्तीसगढ़ कवर्धा की पुलिस ने क्रैक किया। उसकी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आप लोगों ने उस कहानी को बहुत देखा और पुलिस को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों को उस कहानी में अब भी कुछ लूप होल्स नज़र आ रहे थे। खासकर कई लोगों ने ये कहा कि अगर कत्ल करने वाले ड्राइवर का इंटेंशन किसी की हत्या करने का नहीं था, अगर अचानक उसने वो कत्ल किया, तो फिर वो अपना मोबाइल फ़ोन उस रात को ऑफ करके कत्ल वाली जगह पर यानी मौका वारदात पर क्यों गया था? क्या ये प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था? बहुत सारे लोगों को ये प्री प्लान्ड मर्डर लगा, इसलिए लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ड्राइवर ने ही जो है दोनों की हत्या की हो और ख़ुद जो है जुर्म से बचने के लिए वो ये कहानी सुना रहा हो कि पति ने हत्या की पत्नी की और उसके बाद मैं घबरा गया क्योंकि मैं पकड़ा जाता, या फिर वो आदमी मुझे मार देता इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। इस तरह की वो झूठी कहानी सुना रहा है। तो आप लोगों की ये बातें काफ़ी हद तक सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस केस को कोर्ट में प्रूव करना यकीनन कवर्धा पुलिस के लिए एक चैलेंज होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि कवर्धा पुलिस इसे कोर्ट में इस मामले में उस ड्राइवर को सज़ा दिला पाती है या नहीं। रही बात मोबाइल फ़ोन के ऑफ़ करने की, तो देखिए हो सकता है कि उसने पूरी प्लानिंग की हो, मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करके ही मर्डर करने गया हो, जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि इत्तेफाक से वो मोबाइल फ़ोन उसने रात को ऑफ़ कर लिया हो। कई सारे लोगों की ये आदत होती है। मैंने वहाँ कवर्धा के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जब उनसे बातचीत की थी तो मैंने उनसे पूछा भी था कि इसने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया, क्या ये प्लान करके गया था? तो एक ऑफिसर ने मुझे ये बताया कि वो रात को कई बार ऐसा देखा गया है कि मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर लिया करता था, रोज़ नहीं लेकिन कई बार ऐसा उसकी आदत थी। हफ्ते में 1-2 दिन उसने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया रात को और आराम से सो गया, सुबह उठा फिर ऑन किया, इस तरह की चीज़ें वो करता था। तो हो सकता है कि उस दिन भी उसने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किया हो और अपनी आदत के मुताबिक कर लिया हो, मर्डर करने का उसका प्लान ना हो, क्योंकि पहले भी रात को कई बार उसके फ़ोन ऑफ हुए हैं। इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है उसके CDR में दिख रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन ऑफ करके मर्डर करने जाना, ये बात जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हाँ, ये बात हो सकती है कि इस बंदे ने दोनों हत्याएं की हो और हो सकता है कि अपने रुपए वापस लेने के लिए गुस्से में कर दी हो और बाद में वो झूठी कहानी सुना रहा हो जिसमें वो अपना बचाव कर पाए कि मैं डर गया था इसलिए मैंने हत्या कर दी। इस तरह की बात हो सकती है। जब पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में उसे पेश करेगी, अब तो तकरीबन 8 साल बाद इस केस को पुलिस ने सुलझाया है, तो पुलिस को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। क्रॉस इंटरोगेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कोर्ट में, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो जो किसी केस का इन्वेस्टिगेशन होता है उसका एक आउटलाइन लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती है, बारीकियाँ होती हैं, सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियस सी बात है, न तो मुझे पता चलती है और नहीं मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हूबहू पेश कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी मामले में अगर एक एक छोटी छोटी डिटेल मैं जुटाकर आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँ या मेरे जैसा कोई भी पत्रकार कोशिश करे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। चार्जशीट होती है, कई बार 200, 300, 400 पन्नों की चार्जशीट होती है। तो पूरी चार्जशीट पढ़ने के बाद अगर कोई केस स्टडी लेकर आने की सोचे तो मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो खैर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये जस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आज थोड़ा वक्त है तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात बताऊं। तो खैर अभी इतना ही। अब इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले वो जो स्टोरी डबल मर्डर वाली मैंने आप लोगों को सुनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ये कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले महिपाल जी का कमेंट मेरी आंखों के सामने है और इन्होंने इतना शानदार कमेंट किया है कि समझ लीजिए हम हंसी मजाक में ही सही लेकिन पॉजिटिवली ये कहते हैं ना कि मेरा 1 लीटर खून बढ़ गया, तो इनके इस कमेंट ने 1 लीटर खून मेरा बढ़ा दिया है। इन्होंने ये लिखा है कि सर आपके माता पिता को भी गर्व होता होगा कि उनका बेटा इस संसार में अभी भी संस्कार निभाते हुए पत्रकारिता धर्म निभा रहा है। आप कारवां चलते रहने दो, कभी किसी कमेंट पर चिंतित मत होना, प्रतिदिन आप निखर रहे हो, हीरा भी कोयले की खदान से निकलता है, साधुवाद सर। मतलब इनके पास मेरे लिए जितनी पॉजिटिव थॉट्स, जितने अच्छे शब्द थे, इन्होंने सारा जो है उड़ेल दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महिपाल जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि महिपाल जी ने ये जो कमेंट किया है ना, इस कमेंट को 16 लोगों ने लाइक किया है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये 16 लोग इस चीज़ को इको कर रहे हैं, इस वॉइस को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से आप सारे लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। रिकी सलारिया ने कमेंट किया है, इन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, यू आर द बेस्ट बाई फार लिखा है, थैंक यू वेरी मच। नाजिम अली साहब ने यह कहा है कि थैंक यू सर, आप मेरा कमेंट लेने के लिए, आपकी बात सीधे दिल में उतरती है। चीखने चिल्लाने वालों की न्यूज़ मैं नहीं देखता हूँ सिवाय आपकी न्यूज़ के, क्योंकि आपकी बात समझ में आती है, थैंक यू वेरी मच।
इसको भी सही कहा बिल्कुल। अनस प्ले टाइम ने इनकी बातों को कॉम्प्लीमेंट किया है। गुरी अमेरिका ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा है कि आपके अंदाज़ और आवाज़ में कहानी सुनने का मज़ा आ जाता है। इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं आपके दोस्त ऋषि नागर जी को जानता हूँ। बेसिकली ऋषि नागर मेरे वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं और मतलब दोस्त तो चलिए हम प्रिविलेज लेकर कह देते हैं। बाकी वो कनाडा में रहते हैं और रेड एफएम कनाडा के न्यूज़ डायरेक्टर हैं। तो उनका ताल्लुक जो है नकोदर जालंधर से है। मैं बीच में जालंधर में था, रिपोर्टिंग के सिलसिले में वहाँ रहा करता था, तो उस समय नागर जी से मेरी मुलाकात हुई थी। और ये जो गुरी साहब हैं जो आजकल कमेंट करते हैं, गुरी थिंद, ये यूएसए अमेरिका में रहते हैं और इनसे मैं कह रहा था कि आप नकोदर के रहने वाले हैं मूल रूप से, तो ऋषि नागर जी को जानते होंगे। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं जानता हूं। जगदीश चांडीगढ़ साहब रेगुलर मेरे लिए अच्छी कामनाएं करते हैं। मुझे इन्होंने विश किया है और कहा है कि श्रावण मास में आपको शुभकामनाएं देते हैं, भगवान भोलेनाथ आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। मुकेश जी ने भी कमेंट किया है, नमस्कार भाई साहब, पहली बार आपके मंच पर कमेंट करता हूं। इन घटनाओं को सुनाने की शैली अच्छी है, आप अच्छी और ज़रूरी बातें बताते हैं, इसलिए कहानी जल्दी निपट जाती है। ठीक ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बैनर और थंबनेल में कोई हेडिंग गलत नहीं होती और न ही आपकी बातों में कोई अश्लील शब्द होता है। कृपया यही स्तर बनाए रखिए। शम्स जी को भी कभी कभी सुनता हूँ। ये मुकेश शर्मा जी हैं दिल्ली से, इन्होंने भी कितना अच्छा कमेंट किया। मतलब ऑब्वियसली देखिए, अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं, और जब आप लोग दिल खोलकर इतनी तारीफ़ करते हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है। आज के ज़माने में आधे से ज़्यादा काम जो है मोटिवेशन की कमी के बगैर नहीं हो पाते हैं। लोगों को प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है और वो सपोर्ट सिस्टम आप लोग हैं। आनंदी क्रिएट्स है, थैंक यू वेरी मच। ये भी मुंबई की हैं, आज की कहानी ये रिलेट कर पाएंगी, मुंबई की रहने वाली हैं। करण देवांगन जी का कमेंट है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने एक और स्टोरी के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि उस स्टोरी पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मैं रिसर्च करूंगा करण जी, अगर संभव हो पाया तो आपकी बात पूरी करूंगा। राजेश जय हिंद के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड नॉइस इरिटेटिंग। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ आप लोगों के लिए कहानी लेकर आता हूँ, तब तक साइड में कुछ हमारा टॉक शो या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से थोड़ा शोर शराबा होता है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि एक साउंड प्रूफ स्टूडियो होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये मैटर ऑफ कंसिडरेशन है, आप समझ सकते हैं। ये सारी बातें जो है हमारे हायर अप्स तक पहुंचती हैं। राजू जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कहानी का मतलब सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं होती, सच्ची घटना जो घटी होती है वो भी किस्सा और कहानी ही है। तो इन्होंने उस बात पर कहा है जिस पर कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप क्राइम की इस तरह की स्टोरीज़ को कहानी क्यों कहते हैं, आप उसको घटना क्यों नहीं कहते। तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन अपनी ओर से दिया था, राजू जी ने उस एक्सप्लेनेशन को और आगे बढ़ाया है। इसके अलावा प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुन्नी ऑनली के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि इफ़ पॉसिबल ट्राई टू डिस्प्ले पिक्चर्स रिगार्डिंग द स्टोरीज यू टेल। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी पर्सनली ये मानता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है। दो तो मुझे लगता है कि बहुत प्रतीक्षित मांग लोगों की रही है, और मांग भी क्या मैं कहूँगा, बहुत पुराना आदेश है आप लोगों का। एक तो ये कि तस्वीरें डाला करें, तो तस्वीरें जब जब अवेलेबल होती हैं कुछ स्टोरीज़ में, मैं उनको डालने की कोशिश करता हूँ। कई बार कोशिश करता हूँ लेकिन संभव नहीं हो पाता, ये भी मैं आपको बताऊँ। दूसरा एक मांग लोगों की या आदेश मैं कहूँ ये रही है मेरे से, वो ये कि ये जो कहानियाँ या जो प्रोग्राम मैं लेकर आता हूँ उसकी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि अब तो मैं सैकड़ों कर चुका, अभी से अगर मैं नंबरिंग की शुरुआत करूँ तो क्या वो ठीक होगा, ऐसा मेरे मन में एक कशमकश सा हमेशा रहता है। तो खैर चलिए, आप लोग इस पर सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि बेशक देर आए दुरुस्त आए, क्या कल से नंबरिंग की शुरुआत कर दूं, क्या ये करना ठीक होगा, क्या फिर उन पुराने स्टोरीज़ का क्या होगा जो इतने दिनों से मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये भी मैं सोचता हूँ। वो तो फिर जिसे कहते हैं कि सारे नंबर उसके ख़त्म हो गए। एनीवे, जेपी सर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि सर एक क्वेश्चन है, जब वो एक्स ड्राइवर ओनली अपने पैसे मांगने गया था और मर्डर का कोई इंटेंशन नहीं था तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया था। बिल्कुल इसका जवाब मैंने आपको दिया, वो अपना फ़ोन ओकेशनली रात को कभी कभी स्विच ऑफ कर लिया करता था। हालांकि पुलिस को क्लू इसी स्विच ऑफ करने की वजह से ही मिली। उसके बाद पुलिस ने जब उसका मोबाइल फ़ोन ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि वो कवर्धा से जो है उसने दुर्ग तक की यात्रा की थी, फिर वापस अर्ली मॉर्निंग तक वो वापस भी लौट आया था। तो फ़ोन के ट्रैवल करने के बारे में भी पुलिस को पता चला, मतलब फ़ोन का लोकेशन चेंज होने के बारे में।
और फिर कुछ चश्मदीद भी पुलिस को मिले जो बस स्टैंड पर जिन्होंने इस ड्राइवर को देखा था। तो वो एक कोइंसिडेंस था कि इसने फ़ोन उस दिन भी ऑफ़ किया था, ये पहले भी फ़ोन ऑफ़ कर चुका है। पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात मुझे बताई है। थैंक यू आप सारे लोगों का, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। एक आखिरी कमेंट मैं और लेना चाहता हूँ, ये चूँकि थोड़ा टेक्निकल कमेंट है तो इसलिए इस कमेंट को मैं सोचता हूँ पढ़ूँ। एक हमारे दर्शकों ने कहा है कि क्या नार्को एनालिसिस टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल है? सॉल्व तो कर दिया लेकिन कोर्ट में ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये सारा का सारा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है और आपकी कहानी से जो एविडेंस का पता चलता है वो काफ़ी वीक है। आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुझे इस मामले में एविडेंस की जहाँ तक बात है तो वीक लगती है, क्योंकि बहुत देखिए हमारे कानून की जो अवधारणा है ना, जो कॉन्सेप्ट है, बॉटम लाइन है वो यही है कि बेशक 100 गुनहगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। जब ये थॉट प्रोसेस है किसी भी बेगुनाह आदमी को सज़ा ना हो, तो फिर किसी मामले में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है ना, तो हमारे जो पढ़े लिखे और बहुत नामी, वो कहते हैं ना कि लर्नड एडवोकेट्स हैं, वो उसमें अपने मुवक्किल को बचा ले जाते हैं। इस मामले में भी कई सारे डाउट्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि उस बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज्ड को मिल जाए। रही बात नार्को टेस्ट के एडमिसिबल होने की, तो आप सब जानते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाकई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।